In the first part of the lesson on saying please, we saw an incident where a liftman was refused to say please by the officer, and after that he threw him away, and because of that the liftman was fined. This was just a matter of saying please. The liftman wanted the person to say please. So whole incident happened. We saw this. Let's continue with the second paragraph of the lesson on saying please. I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be as uncivil as I may please, मतलब मुझे जितना चाहिए उतना मैं अनसिविल हो सकता हूँ. अनसिविल मतलब इल मैनर्ड, प्रॉपर बिहेव नहीं करूंगा, मैं जितना चाहे उतना गलत बिहेव कर सकता हूँ. एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन, और मुझे लॉ प्रोटेक्ट करेगा अगर उसमें अनसिविल होने की वजह से अगर कोई मुझ पे वायलेंट रिटेलिएशन करता है, वायलेंटली मुझ पे अटैक करता है या मुझ पे हमला करता है, तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट करेगा. मतलब nobody can punish me for being uncivil. Law will protect me. I may be haughty. Haughty का मतलब क्या होता है? घमंडी. A person who thinks very high about himself and very low about others. जो खुद को बहुत ज्यादा समझता है, दूसरों को बहुत कम आंकता है, समझता है, उसे कहते हैं हॉटी, मतलब घमंडी. तो मैं जितना चाहे उतना घमंडी हो सकता हूं. और बूरिश, बूरिश का मतलब होता है अशिष्ट, दूसरों से शिष्टता के साथ व्यवहार नहीं करता, शिष्टाचार नहीं करता, गलत बिहेवियर करता हूं, दुराचार करता हूं, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं. एंड देयर इज नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एन इल मैनर्ड फेलो. तो कोई पेनल्टी नहीं रहेगी. तो क्या होगा? आई कैन बी जस्ट सेड दैट आई एम एन इल मैनर्ड फेलो. मैं इल मैनर्ड हूं, लोग मुझे बोल सकते हैं कि तुम इल मैनर्ड हो, तुम अच्छे नहीं हो, लेकिन कोई पेनल्टी मुझे नहीं कर सकता. द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज. कंपेल मतलब टू फोर्स, जबरदस्ती करना, किसी को कुछ काम करने के लिए मजबूर करना. लॉ मुझे प्लीज कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. और टू अट्यून टू द वॉइस, और to attune my voice to other people's sensibilities. To attune my voice, attune मतलब adjust, adjust my voice to other people's sensibilities. मतलब किसी को अगर ऊंचा सुनना पसंद नहीं तो मैं लो में बोलूं, किसी को अगर एरोगेंट बिहेवियर पसंद नहीं तो मैं उसको सिविल बिहेव करूं. ऐसा मुझे लॉ करने के लिए नहीं कह सकता. People's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. मतलब लॉ जैसे मुझे मेरे मस्टैश वैक्स करने के लिए नहीं कह सकता, इस लॉ मुझे ऑर्डर नहीं कर सकता, मेरी मूछें बहुत लंबी हो गई, तो लॉ मुझे या किसी को भी ऐसे नहीं कह सकता कि चलो तुम्हारे मूछें तुम वैक्स कराओ. सी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड मस्टैश, ऐसे उसको बोलना है. दिस आर नॉट मुस्टैचेस, दिस इज कॉल्ड एज मस्टैश. तो उसको वैक्स करने के लिए नहीं कहेगा. डाई माई हेयर, कोई लॉ मुझे नहीं कह सकता तुमको तुम्हारे बाल काले करने ही पड़ेंगे, डाई करने ही पड़ेगा, कलर करना ही पड़ेगा, ऐसा लॉ मुझे नहीं कह सकता. और वेयर रिंगलेट्स डाउन माई बैक, रिंगलेट्स मतलब कर्ल हेयर, बाल कर्ल करने के लिए लॉ मुझे कह नहीं सकता. दिस आर माई पर्सनल थिंग्स and I am free to do whatever I want to do. तो लॉ मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा. तो जैसे मुझे लॉ ये सब काम करने के लिए नहीं कह सकता, वैसे ही मुझे लॉ ये नहीं कह सकता कि तुम दूसरों को अच्छा लगे ऐसा बिहेव करो, ऐसा भी लॉ बोल नहीं सकता, ऑर्डर नहीं दे सकता उस चीज के लिए. इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लेसरेशन ऑफ माई फीलिंग्स. लेसरेशन का मतलब क्या होता है? आहत करना,
किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना. ओके, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लेसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स. मतलब किसी ने हमारी भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाई तो लॉ इसको ऑफेंस नहीं मानता. एज अ केस ऑफ कंपेंसेशन एंड फॉर दैट वी विल बी गिवन नो कंपेंसेशन. मतलब हर्जाना भी नहीं भरना पड़ेगा. देयर इज नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस in these matters. So there are no allowance. Means if somebody is morally or intellectually damaged, moral और intellectual damage होता है, law उसको morally compensate नहीं करने के लिए कहता. तो ये सब चीजें law के बाहर की है. Okay? This does not mean that the damages are negligible. लॉ कंपेंसेट नहीं कर सकता. इट डज नॉट मीन दैट वॉट एवर डैमेजेस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दे आर निग्लिजिबल. मतलब हम किसी को अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं सो दिस इज निग्लिजिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है, ऐसा नहीं है. दो देर इज नो लॉ रिलेटेड टू दैट बट द डैमेजेस विच आर डन टू ह्यूमन फीलिंग्स दे आर वैल्यूएबल. इट इज प्रोबेबल दैट द लिफ्टमैन वॉज much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing. See what he says. The liftman was acutely मतलब तीव्रता से, sharply hurt by what he regarded, means he considered, regarded means considered, मानना, समझना, as a slur. स्लर का मतलब होता है कलंक. मतलब लिफ्टमैन को क्या लगा, सामने वाले ने सॉरी नहीं बोला, मतलब उसको कलंक लग गया, लिफ्ट वाले को कलंक लग गया. किस चीज पे कलंक लग गया? अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग. सोशल स्टैंडिंग मतलब उसका जो सामाजिक स्थान था, समाज में स्थान था, उस स्थान को धक्का लगा, कलंक लगा, या उसको उसने ब्लेम किया, उसके ऊपर एक ब्लॉट लगा दिया, धब्बा लगाया, ऐसा लिफ्टमैन को लगा. तो लिफ्टमैन इस चीज को ज्यादा बड़ा धक्का मानता है, धब्बा मानता है, कलंक मानता है. किस चीज से? देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड अ किक ऑन द शिन्स. किक ऑन द शिन्स, इसका लिटरल मीनिंग अगर लेंगे तो शिन का मतलब क्या होता है? शिन मतलब द पोर्शन ऑफ leg. You can see here the portion of leg between knees and ankles. तो उसके बीच में का जो पार्ट होता है that is called as shin, जिसे हम कहते हैं पिंडरी. ओके, तो थोड़ी देर के लिए ये अपन पिंडरी बाजू में रख देते हैं. तो ये इसको पिंडरी कहते हैं या पिंडली ऐसे भी कहा जाता है. तो किक ऑन द शिन्स मतलब टू हिट ऑन द शिन्स. अब ये जो है हिट ऑन द शिन्स एक फ्रेज का भी काम करता है. तो इसका मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज डिवास्टेटिंग और डिमोलिशिंग, डिसअपॉइंटिंग सेटबैक, और यू कैन से हार्श पनिशमेंट. तो उसको क्या लगता है, एक इडियम भी है मतलब जिसका मतलब होता है हार्श पनिशमेंट. तो उसको लगता है सामने वाले ने मुझे सॉरी नहीं बोला, तो उसकी वजह से मुझे ज्यादा कलंक लगा. किससे? मुझे मेरे शिन पे किसी ने अगर लात मारी होती उससे. मतलब अगर मेरे शिन पे किसी ने लात मारी होती तो चलता था, लेकिन उसने सॉरी नहीं बोला ना, मुझे ज्यादा बुरा लगा. ऐसा इस पूरे सेंटेंस का हिंदी में सीधा सीधा मतलब होता है. हमको सीधा सीधा सिंपल सिंपल समझ में आता है, शब्दों को उलट पुलट करके कुछ और मीनिंग निकलता है, लेकिन सिंपल मीनिंग ये है. सिंपल वो क्या कहना चाहता है कि तुमने सॉरी नहीं बोला ना, मुझे बहुत बुरा लगा. इन शॉर्ट दिस इज द मीनिंग. ओके, तो किक ऑन द शिन का ये मतलब होता है. फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रिड्रेस. और क्या कहता है? इफ ही हैड द किक ऑन द शिन्स ही वुड हैव गॉट अ लीगल रिड्रेस. रिड्रेस मतलब हर कंपेंसेशन, हर्जाना. उसको हर्जाना मिलता. अगर उसको कोई शिन पे किक मारता तो उसको हर्जाना मिलता. वो बोल सकता था कि हाँ मुझे उसने फिजिकल असॉल्ट किया, लेकिन उसके अब स्टेटस पे असॉल्ट किया
तो उसको कोई हर्जाना नहीं मिल रहा, तो उसको ज्यादा बुरा लगा. He says, the pain of the kick on the shin soon passes away. अगर कोई आप पे हमला करता है, फिजिकल अटैक करता है, तो उसका जो पेन है वो बहुत जल्दी चला जाता है. बट द पेन ऑफ वुंड टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन अगर कोई हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के, आत्मसम्मान पे अगर कोई हमला करता है तो, और वैनिटी, अपने वैनिटी के ऊपर, मतलब रिस्पेक्ट के ऊपर, प्राइड के ऊपर, सम्मान के ऊपर अगर कोई हमला करता है, मे पॉइजन अ होल डे. मे पॉइजन, पॉइजन मतलब स्पॉइल द होल डे, उसकी वजह से अपना पूरा दिन खराब जाता है अगर कोई अपने आत्मसम्मान पे हमला करता है तो. आई कैन इमेजिन दैट लिफ्टमैन denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift. राइटर कहते हैं समझो the liftman was denied, denied मतलब refused, उसको दिया नहीं गया क्या, वो अधिकार. कौन सा अधिकार? उस आदमी को लिफ्ट से बाहर फेंकने का अधिकार अगर उसको नहीं दिया होता, अगर समझो उसने उसको लिफ्ट से बाहर फेंका नहीं होता, किसको बाहर फेंका नहीं होता? यहां पे कहा है द ऑथर ऑफ हिज वुंड. ऑथर मतलब लिखने वाला ऐसा होता है, लेकिन यहां पे उसका मीनिंग क्या लेना है? उसको जख्म देने वाला, उसको वो दर्द देने वाला. तो उसको दर्द देने वाले को बाहर फेंकने का अधिकार अगर उसको दिया नहीं होता तो क्या क्या हुआ होता. तो ये जो आगे बताया गया है, ये सब चीजें अपने आम जिंदगी में रहते हैं. अब होता क्या है, अगर समझो किसी टीचर ने आपको क्लास में आते डांटना शुरू कर दिया, तो क्या समझते आप ये समझेंगे ना, ये सोचेंगे ना शायद घर में बीवी से डांट खा के आया है तो सारा गुस्सा हम पे उतार रहे हैं. घर पे जाके पेरेंट्स को बोलेंगे भी, आज सर का मूड बहुत खराब था, शायद बीवी से डांट खा के आए होंगे. मतलब ये जो है, ये कभी कभी, मतलब मेरे मामले में तो नहीं होता ऐसा, लेकिन भगवान ने मुझे अच्छी बीवी दी है तो आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी विद दैट. जलना मत, आप सिर्फ प्रे करते रहो. तो कभी कभी ऐसा होता है, आपको मैं अगर डांट के भेजता हूं तो बाहर जाके मेरा गुस्सा किसी और पे उतारेंगे. तो ये सीक्वेंस राइटर यहां पे बताता है. ओके, अब ध्यान से सुनना. आई कैन इमेजिन दैट लिफ्टमैन denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour. तो हर घंटे क्या करेगा वो? He will brood over. It is a phrase. To brood over मतलब to think sadly about something. खास करके ऐसे किसी चीज के बारे में सोचना जो बुरा हुआ है, उसके ऊपर वो हर घंटे सोचता रहता. एंड विजिटिंग हिज वाइफ इन द इवनिंग, घर पे जाता, अपने बीवी से मिलता, एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम. और घर पे जाके क्या करता? ही वॉन्टेड टू रिस्टोर, रिस्टोर मतलब टू प्लेस अगेन हिज इक्विलिब्रियम. हियर द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन इज बैलेंस. ओके, बट एक्चुअली यहां पे आपको उसका मीनिंग लेना है मेंटल बैलेंस. एक वर्ड उसके अंदर डाल दो आप, मेंटल बैलेंस. तो अभी उसका बैलेंस बराबर है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो उसको बैलेंस करना है. तो घर पे जाके क्या करेगा? अपना सारा जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस है, अपनी पत्नी पे उतार देगा, उसको डांटेगा, चिल्लाएगा, ताकि उसका इक्विलिब्रियम रहे, बैलेंस हो जाए. फॉर देयर आर few things more catching than bad temper and bad manners. For there are few things, बहुत कम चीजें हैं, more catching मतलब attractive, जो अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, than bad temper and bad manners. Bad tempers and bad manners, they catch our mind very quickly. They take hold of our thinking very quickly. When, now he gives one example, एक प्ले का एग्जाम्पल यहां पे वो देते हैं. When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute. एंथनी एब्सोल्यूट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है
दिस अम्यूजिंग इंसिडेंट इज डिस्क्राइब्ड इन एक्ट 3 सीन 1, मतलब एंटरटेनिंग एपिसोड है, एक्ट 3 सीन 1 ऑफ द राइवल्स, जो 1775 में लिखा गया था। द राइवल्स जो 1775 में लिखा गया था, अ कॉमेडी बाय शेरिडन, एक कॉमेडी प्ले था। तो सर एंथनी इज कैप्टन जैक एब्सोल्यूट्स फादर। तो जो सर एंथनी है वो कैप्टन, सर एंथनी कैप्टन एब्सोल्यूट इसके फादर है। एंड फैग इज द सन्स सर्वेंट। फैग कौन है? सन्स सर्वेंट। अब ये इंसिडेंट क्या है ये समझ लेना, भी समझ में आएगा आपको। एंथोनी, सर एंथोनी एब्सोल्यूट, ही बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट, मतलब सर एब्सोल्यूट ने अपने बेटे को एंथोनी एब्सोल्यूट को क्या किया? बुलीड। यहां पे बुलीड का मतलब होता है थ्रेटन्ड, किसी को डराना, धमकाना। बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट, द लैटर मतलब कैप्टन एब्सोल्यूट वेंट आउट एंड बुलीड हिज मैन फैग, और वहां पे जाके उन्होंने अपने मैन को, मतलब अपने सर्वेंट को, फैग को उसने डांटा। वेयर अपॉन फैग वेंट आउट डाउनस्टेयर्स एंड किक्ड द पेज बॉय, और वहां पे जाके उसने नीचे जाके क्या किया? ही किक्ड द पेज बॉय। पेज बॉय मीन्स अ बॉय, अ यंग मैन, मोस्टली ऑफ 5 to 10 years, जो अटेंडेंट होता है एक मैरिज में, शादी में जो अटेंडेंट का रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेज मैन। तो उसने जाके पेज बॉय को डांटा, मतलब पिता ने बेटे को डांटा, बेटे ने अपने नौकर को डांटा, नौकर ने फिर एक बच्चे को डांटा। तो इस तरह से हर कोई अपना 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 गुस्सा अपने सबऑर्डिनेट पे उतार रहा था। प्रोबेबली अब इससे क्या देखने को मिलता है? प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉप इन द लिफ्ट मैन, probably the man who said top to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning. तो ऐसा हो सकता है शायद उसने टॉप बोला, प्लीज नहीं बोला, प्लीज बोलने से मना कर दिया। तो ऐसा हो सकता था he was getting back on, to get back on मतलब to hurt someone, okay? खास करके टू हर्ट समवन हु हैज हर्ट यू, ओके? तो आपको किसी ने हर्ट किया तो आप उसको हर्ट कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज टू गेट बैक। तो ही वॉज हर्टिंग समबडी। अब उसके बॉस ने उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला होगा। अब अपने बॉस ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो बॉस को तो डांट नहीं सकता, तो फिर उसने अपना गुस्सा लिफ्टमैन पे उतारा। बिकॉज said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife. तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑफिसर ने उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, तो मे बी दैट ऑफिसर may not have been treated properly at home by his wife. He was henpecked. Henpeck का मतलब होता है to trouble, troubled by wife, पत्नी पीड़ित, ऐसे जैसे कहते हैं, ओके? तो हो सकता है पत्नी पीड़ित होगा, उसके पत्नी ने उसको परेशान किया होगा। ये वर्ड ध्यान में रखना, हैंडपैक्ड। आपको शायद बहुत सारे लोग आपके आसपास दिखेंगे हैंडपैक। हैंडपैक मतलब पत्नी पीड़ित व्यक्ति। हैंडपैक्ड एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ, तो ब्रेकफास्ट पे बीवी ने उसको परेशान किया होगा। टू हुम द कुक हैड बीन इंसोलेंट, अब बीवी को कुक ने परेशान किया। Cook had been insolent. To whom the cook had been insolent. तो ऑफिसर की वाइफ को कुक ने परेशान किया। इंसल्ट मतलब वेरी रूड, एरोगेंट। कुक ने पत्नी को परेशान किया, उसके साथ एरोगेंट बिहेवियर किया था, इंसलेंट। बिकॉज द हाउसमेड हैड आंसर्ड हर बैक, तो हाउसमेड ने मतलब घर पे काम करने वाली नौकरानी ने कुक को परेशान किया, आंसर्ड बैक किया। अब ये चेन कैसा हो गया देखो,
शुरुआत कहां से हुई होगी? जस्ट इमेजिन, शुरुआत ऐसी हुई होगी कि हाउसमेड ने कुक को परेशान किया। कुक एक लेडी है, क्योंकि हर ये वर्ड यूज किया गया यहां पे। हाउसमेड ने कुक को परेशान किया, कुक ने उस लेडी को परेशान किया, उस लेडी ने हस्बैंड को परेशान किया, उस हस्बैंड ने वो ऑफिसर को परेशान किया, और वो ऑफिसर ने लिफ्टमैन को परेशान किया, और लिफ्टमैन ने उसको फेंक दिया। मतलब वो जो ऑफिसर लिफ्ट से बाहर फेंका गया, उसके जिम्मेदार वो हाउसमेड थी। तो ये पूरी घटनाओं का इस तरह से क्रम चलता आया। तो आप भी जब किसी को परेशान करते हो बिना वजह, तो समझ लेना वो चेन आगे बढ़ती जा सकती है। ओके, और उसकी वजह से हो सकता है वापस आपके पास भी आ जाए वो। We infect the world with our ill humors. Ill humors का मतलब होता है बैड टेम्पर। We infect मतलब हम इन्फेक्शन फैलाते हैं। If we are bad tempered, we spoil the atmosphere around us. Bad manners probably do more to poison the stream of the general life. So bad manners probably do more. Bad manners spoil करते हैं, poison करते हैं the stream of the general life. General life को spoil करते हैं than all the crimes in the calendar. All the crimes in the calendar मतलब जो कोर्ट में लिस्ट रहती ना सब क्राइम्स की, वो सारे क्राइम मिलाएंगे तो उनसे ज्यादा बैड मैनर्स लोगों को परेशान करते हैं, सोसाइटी को परेशान करते हैं, और ये बैड मैनर के लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं है। For one wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, to get a black eye इसका मतलब पंच। समझो कोई एक अदरवाइज अच्छा रहता है वो हस्बैंड, नॉर्मली अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ गया उसको और उसने वाइफ को हर्ट किया, तो उस वाइफ के लिए देयर आर हंड्रेड्स हु लिव अ लाइफ ऑफ मार्टियरडम अंडर द शैडो ऑफ अ मोरस टेम्पर। तो उसके लिए यह समझ में आता है कि उसके साथ तो ये हादसा कभी कभी होता है, लेकिन देयर आर हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों लोग ऐसे हु लिव अ लाइफ ऑफ मार्टियरडम। मार्टियरडम मतलब शहादत। ऐसे लोग रोज शहीद होते रहते हैं, लोग रोज परेशान होते रहते हैं, क्योंकि एक आध हस्बैंड कभी कभी सिर्फ वायलेंट होता है, बाकी साइलेंट रहता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे तो हस्बैंड्स रोज वायलेंट होते हैं घर में, क्योंकि बाहर उनको साइलेंट ही रहना पड़ता है। तो उनके लिए घर में कितने सारे वाइव्स है ऐसे जो शहीद होते रहते हैं, उनकी भावनाएं शहीद होती रहती हैं अंडर द शैडो ऑफ अ मोरस टेम्पर। मोरस मतलब अनहैप्पी टेम्पर, तो दे आर अनहैप्पी, सो अदर्स सफर। बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स। एक बात तो है, लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स, मतलब घर पे कैसा बिहेव करते हैं इसके लिए लॉ आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। नो डेक्लॉग। डेक्लॉग का मतलब होता है द 10 कमांडमेंट्स जो बाइबल में बताया गए, 10 लॉज, 10 कमांडमेंट्स। नो डेक्लॉग could cover the vast area of offense, and no court could administer the law which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. तो कोई भी लॉ इसको रोक नहीं सकता। could cover the vast area of offenses. vast area of offenses मतलब जो गुनाह लोग करते हैं उसको कवर नहीं कर सकता, कोई लॉ, कोई डेक्लॉग कवर नहीं कर सकता। एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर द लॉ विच गवर्नड और सोशल सिविलिटीज। अपने सोशल सिविल बिहेवियर को कवर नहीं कर सकता, गवर्न नहीं कर सकता, अपनी स्पीच को कवर नहीं कर सकता, गवर्न नहीं कर सकता। द टिल्ट ऑफ आवर आईब्रोज, कभी कभी अपने आईब्रोज को टिल्ट करके भी, टिल्ट मतलब थोड़ा सा झुका के या ऊपर करके, तो आईब्रोज को ऐसे करके भी हम कभी किसी किसी को गुस्सा दिलाते हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जालना में देखने को मिलेंगे आपको, जो सामने वाले को सिर्फ इसीलिए झगड़ने को आ जाते ये बोल के बहुत देख रहा,
बहुत घूर के देख रहा, तो देखने से भी लोगों को परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों को गवर्न करने वाले कोई लॉज नहीं बन सकते। अगर ऐसे लॉ बनेंगे तो सोचो केसेस कितने होंगे। उसने मुझे घूर के देखा, उसने मुझे एक आंख बंद करके देखा, तो ऐसे अगर लॉ होंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू मैनेज एंड ऑल आवर मूड्स एंड मैनर्स। तो इस सबको गवर्न नहीं किया जा सकता, लॉज नहीं बनाए जा सकते। तो दिस इज अबाउट द सेकेंड पार्ट। विल मीट सून विद द थर्ड पार्ट। जय हिंद।